वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको शनि जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का आखिरी पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है ये सिर्फ यूनिट 1 में नहीं, पूरे पेपर 1 में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इवैल्यूएशन को हम लोग देखेंगे कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जैसे अप्रोचेस में, फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ रेफरेंस, पर्पस और ग्रेड्स में इनको डिवाइड किया जा सकता है। और आखिर में हम लोग देखेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब है CBCS। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और दोनों साल में यानी कि 2020 और 2021 के क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है। इस चैप्टर का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग को क्या बताता है कि हमारा मेमोरी लेवल जो है वो कैसे इफेक्ट होता है, मतलब कोई चीज़ हम लोग को ज़्यादा कब याद रहती है। तो ये जो बगल में आप ट्राइंगल यहाँ पर देख रहे हैं, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जितना हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे उतना हमारा मेमोरी लेवल ज़्यादा बढ़ता है। तो सबसे कम हम लोग को कब याद रहता है, जब हम लोग कोई चीज़ को पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम लोग कोई चीज़ को सुनते हैं उससे ज़्यादा हम लोग को याद रहता है। इसलिए आप देखे होंगे कि अभी जो पॉडकास्ट है, ऑडियो बुक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जब किसी चीज़ को सुनते हैं तब हम लोग को ज़्यादा याद रहता है सिर्फ उस चीज़ को पढ़ने से। फिर आते हैं व्यू इमेजेस पे। व्यू इमेजेस पे आपने बच्चों की किताबें देखे होंगे जिसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल रहता है। उसमें आपने देखा होगा A फॉर एप्पल के बगल में एप्पल का एक पिक्चर दिया हुआ है, बॉल के B फॉर बॉल के बगल में बॉल का एक पिक्चर दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है, बच्चे जो है वो पिक्चर को देख पाते हैं और उससे सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं। इससे उन्हें समझने में और याद करने में ज़्यादा आसानी होता है। तो यही है आपका व्यू इमेजेस। फिर आते हैं वॉच वीडियोस पे। वॉच वीडियोस क्या है, आप इसी चैनल का एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि UGC नेट का सबसे अच्छा किताब है KVS मदन सर का। उसका ये एक समरी कोर्स क्यों बनाया गया, क्योंकि हम लोग जब सिर्फ किताब पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम लोग को कब याद रहता है, जब हम लोग उसके बारे में वीडियोस देखते हैं, उसी पढ़ाई के बारे में वीडियोस वॉच करते हैं। इसी बेसिस पे बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स, मल्टी मिलियनियर सारे एकेडमीज खुले गए हैं इसी चीज़ के बारे में, कि हम लोग जब उस चीज़ को देखते हैं तब हम लोग को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है। फिर आते हैं अटेंड एग्जिबिट्स एंड साइट्स। अटेंड एग्जिबिट्स एंड साइट्स से क्या है, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने ताजमहल के बारे में पढ़ा है, और दूसरा एक है कि उसने आगरा गया था और उसने आगरा में जाके ताजमहल देखा। तो आपको क्या लगता है कि इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ताजमहल के बारे में याद रहेगा? ऑब्वियसली जो आगरा गया है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगा, क्योंकि क्या है, उसने सामने से देखा है। तो अटेंड एग्जिबिट्स ऑन साइट्स। वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन। अब वॉच अ डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, मेनली ये यूट्यूब में हम लोग किसी चीज़ को करने के लिए वीडियोस देखते हैं, जैसे प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, फिर कुकिंग के वीडियोस, ऐसे बहुत सारे हाउ टू डू वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ये फेमस क्यों होता है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में सीखना होता है। और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग कब सीखते हैं, जब कोई उसी चीज़ के बारे में डेमो देता है, मतलब वो काम कैसे करना है हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। फिर आता है पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप। हैंड्स ऑन वर्कशॉप में क्या होता है, कोई एक चीज़ जो है उसे आपको प्रैक्टिकल तरीके से करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल में एक फंक्शन रखा गया है, इंडियन फेयर्स ऑन फेस्टिवल्स या फिर इंडियन कुजीन। तो इससे क्या होगा, आप खुद से वो खाना बनाओगे, या फिर खुद से वो जैसे ट्राइबल लोग सजते हैं या फिर लोकल लोग का ड्रेसेस होता है वैसे आप खुद ड्रेसअप करोगे। तो इससे क्या होगा, आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा
और वो काम आप आसानी से कर सकते हो। फिर आता है डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स। ये तो वैसा ही हो गया प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट हम लोग स्कूल में करते हैं, पर बाद में हम लोग जब कॉलेजेस और एमबीए में पढ़ते हैं तब हम लोग को बाहर के देशों से या फिर दूसरे कॉलेजेस से कोलैबोरेट करना पड़ता है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए। तब उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो पाता है। फिर आता है सिमुलेट मॉडल और एक्सपीरियंसलेशन। इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंसलेशन और सिमुलेशन ये ज़्यादातर आपके पायलट्स में फिर एस्ट्रोनॉट्स में होते हैं। पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स को काफ़ी सिमुलेशन में रखा जाता है और उन्हें रियल एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि रियल लाइफ में कैसा होता है, और ये कई सालों करने के बाद ही उनको फिर स्पेस में भेजा जाता है। फिर आते हैं डिजाइन और परफॉर्म और प्रेजेंटेशन। तो जब आप असलियत में कोई काम करते हो तभी आपको सबसे ज्यादा वो चीज जो है वो याद रहती है। अब देखेंगे डेल स्कोन ऑफ एक्सपीरियंस में क्या क्या हम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले एक बार इसको पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे एक ट्रिक जिससे हम इसे याद रख सकते हैं। तो 10% ऑफ व्हाट दे रीड, मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं उसका सिर्फ 10% ही हम लोग को याद रहता है। 20% याद रहता है जो हम लोग सुनते हैं। 30% याद रहता है जो हम लोग देखते हैं। 50% याद रहता है जो हम लोग देखते हैं और सुनते हैं। और 70% याद रहता है जो हम लोग बोलते हैं और लिखते हैं। 90% ऑफ व्हाट दे डू, मतलब हम लोग जो करते हैं उसका 90%, मतलब सबसे ज्यादा हम लोग को तभी याद रहता है जब हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसको याद रखने का एक इजी मेथड है, आप सबने स्कूल में पढ़ाई होगा, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना पता था मैथ्स में। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है राइट हैंड साइड आर एच एस। तो राइट हैंड साइड से आर से क्या हो गया, आर से हो गया आपका रीड। फिर एच से क्या हो गया, हैंड, सॉरी, एच से होगा आपका एच से हो गया आपका हियर जो आप सुनते हैं, और एस से हो गया आपका सी। तो ये कैसे बढ़ेगा, ये 10% करके इंक्रीज होते जाएगा। 10%, 10%, 10%। यहां तक आपको याद हो गया। अब सी प्लस, अब एक सिंपल बात बताइए, 30, 10% करके इंक्रीज हो रहा है, तो ये 10% हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब एक सिंपल बात बताइए, अगर मैं सी मतलब 30 और हियर मतलब 20 इन दोनों को ऐड करूं तो कितना होगा, तो हो जाएगा मेरा 50%। सी एंड हेयर को ऐड करने से हो जाएगा मेरा 50%। और फिर आपको सिर्फ दो चीजें याद रखने हैं, से और राइट। इससे होगा 70 और करने से होगा 90%। तो ये तीन तो आप काफी आसानी से याद रख सकते हैं। राइट हैंड साइड ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% करके इंक्रीज हो रहा है, तो पहले हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 20 और फिर हो जाएगा 30। फिर हम लोग सी और हेयर दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा मेरा 50, और फिर 20 करके इंक्रीज करते रहेंगे। पहले तीन जो है वो 10 करके इंक्रीज होंगे और आखिरी तीन जो है वो आपके 20 करके इंक्रीज होंगे। फिर आएगा सी एंड हेयर जो कि दोनों मिला के आपका 50 हो जाएगा। फिर आएगा आपका सी एंड राइट जो कि 70 और 10% हो जाएगा 90। इसलिए आपको बोला जाता है कि पीडीएफ डाउनलोड करने से अच्छा जो नोट्स आपको दिए जाते हैं उन नोट्स को आप कॉपी में लिखिए, इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहता है।
तो से एंड राइट 70 और डू करेंगे तो फिर 90% आपको याद रहेगा। फिर ये आपको याद नहीं रखना है, बस इसको एक मतलब पहले आप लोग ने जो सीखा था उससे कैसे रिलेट करना है एक बार बता देता हूँ। देखिए पहले क्या है, डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन। तो ये क्या है, ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सबसे बेसिक लेवल जो कि है मेमोरी। फिर है आपका अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई और प्रैक्टिस। ये क्या है, तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर है एनालाइज, डिफाइन, क्रिएट और इवैल्यूएटिव। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आपने देखा, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, ये हम लोग ने पहले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था, क्या मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सब क्या होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है आपको एक दूसरे से याद रखना होगा ताकि आप रिलेट कर पाए, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर 1 नहीं, पेपर 2 में भी बहुत सारी चीजें जो है उनको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से या फिर एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करते हो तो आपको चीजें याद रखने में, समझने में ज्यादा आसानी होता है। फिर हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब वही होता है कि टेस्ट या फिर एग्जाम, इसी को हाई लेवल में थोड़ा इवैल्यूएशन बोला जाता है। इसी टर्म में समझिए कि ये क्या है, टेस्ट और एग्जाम। तो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच अगर देखा जाए तो इसे दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक है आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी देखा जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लोग का रिटन एग्जाम्स होते हैं, रिटन एग्जाम्स, फिर आपके वाइवा हो गए, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सब क्वांटिटेटिव के। कि यहाँ पर एक मार्क्स दिया जाता है, एक क्वांटिटी में डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपको 80 मिला आउट ऑफ 100, तो ये क्या है, एक क्वांटिटी है। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें क्वालिटी देखा जाता है। देखिए आप नाम से पता चल जाएगा, जिसमें क्वालिटी देखा जाता है। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखा लाल सिंह चड्ढा, तो लाल सिंह चड्ढा आपको कैसा मूवी लगा, आप बोलेगे आपको एवरेज लगा। या फिर मान लीजिए आप जॉब के इंटरव्यू के लिए गए कहीं पे, और जॉब का इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू कैसा गया, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपने बोला हाँ मेरा इंटरव्यू जो है वो अच्छा गया है। तो ये सब क्या है, ये सब क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव इसी बात से आप याद रख सकते हैं कि क्वालिटी देखा जाता है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता है। तो जिसमें क्वालिटी देखा जाता है वो है क्वालिटेटिव एग्जाम्स, और जिसमें क्वांटिटी देखा जाता है वो सब है क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशंस। फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, किस टाइम पे आपका इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का जो इवैल्यूएशन होता है वो किस टाइम पे होता है, आप लोग खुद से सोचिए, इवैल्यूएशन प्लेसमेंट का कब होता है। ये होता है आपके प्रायर नॉलेज देखने के लिए, जैसे आईआईटी के प्लेसमेंट के लिए या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो उस एग्जाम से क्या होता है, देखा जाता है आपको पहले से इस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है। तो प्लेसमेंट होता है प्रायर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अगर आप लोग केवीएस मदन सर का किताब ही देखेंगे
तो उसमें देखेंगे बीच बीच में चैप्टर्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये है आपके फॉर्मेटिव, मतलब पूरा एक साथ पूछने से पहले हर एक पार्ट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये क्या है, फॉर्मेटिव। तो ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। फिर आते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक पे। डायग्नोस्टिक आप लोग नाम से याद रखते हैं, डायग्नोस्टिक कब किया जाता है। डायग्नोस्टिक हम लोग का डॉक्टर करते हैं जब उन्हें समझना होता है कि हमारे शरीर में क्या डिजीज है। तो टीचर्स डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कब करते हैं, ताकि समझने के लिए कि स्टूडेंट को क्या समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस टॉपिक पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो समझने के लिए किया जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और ये भी किया जाता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। फिर आते हैं आप लोग के समेटिव पे। समेटिव में क्या होता है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम होता है, क्लास एग्जाम्स होते हैं, वाइवा होता है, मतलब कोई भी एक पूरा चैप्टर जो है उसे कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम लोग कितना समझ लिए उस चैप्टर के बारे में या फिर उस सब्जेक्ट के बारे में, उसको इवैल्यूएट करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो है आपका समेटिव। फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस अगर देखा जाए तो दो तरीके के एग्जाम्स होते हैं। एक है आपके नॉर्म रेफरेंस, दूसरा है आपकी क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस एक एग्जाम्पल से सबसे पहले समझिए। मान लीजिए एक 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स में एग्जाम हो रहा है। इस 100 मार्क्स में आपके राम को मिला है 80, सैम को मिला है 90 और टॉम को मिला है आपका 95। तो ये 3 मार्क्स है। अब नॉर्म रेफरेंस जब पूछा जाएगा तब देखा जाएगा नॉर्म रेफरेंस में कि सभी स्टूडेंट के साथ इवैल्यूएट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए नॉर्म रेफरेंस सैम का किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे नॉर्म रेफरेंस में कि सैम क्या है, क्लास में सेकंड आया है। टॉप किसने किया, टॉम ने। सेकंड कौन आया, सैम। और लोएस्ट मार्क्स किसको मिला है, राम को। तो फिर ये हो गया मेरा नॉर्म रेफरेंस। जब सभी के साथ इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके बेसिस पे एक सिंगुलर स्टूडेंट को मार्क्स दिया जाएगा तब उसे बोला जाता है आपका नॉर्म रेफरेंस। फिर क्राइटेरियन रेफरेंस क्या हो गया, क्राइटेरियन रेफरेंस में भी मान लीजिए सैम का क्राइटेरिया माना गया, सैम का देखा गया, तो सैम को कितना मिला है, 90% मार्क्स मिला है। तो 90 मार्क्स उसको कितने में मिला है, तो 90% उसको मिला है, 90 मार्क्स मिला है उसको 100 में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे परसेंटेज, तो यहाँ पर 0 0 0 0 कट गया। इससे क्या हुआ, तो सैम को मिला है 90% मार्क्स इन मैथ। आपको समझ में आ रहा है, नॉर्म रेफरेंस में हम लोग सबसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन के बाद किसी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है नॉर्म रेफरेंस में। और क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस में देखा जाता है उसकी खुद की एबिलिटी के बारे में। तो यही है आपका क्राइटेरियन नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। इसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब किस कारण से एग्जाम लिया जा रहा है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आप सबको ही पता है कि डायग्नाइज किया जाता है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्या समझ में नहीं आ रहा है और किस सब्जेक्ट में उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसमें देखा जाता है हमारे स्किल्स। जैसे ये है टीचिंग एप्टीट्यूड। फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। आपके पेपर 1 का नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अब बैंकिंग का एग्जाम दोगे तो उसमें
आपका एग्जाम आता है मैथ्स एप्टीट्यूड, तो ये एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो ये होता है स्किल टू अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब बैंकिंग में जाएंगे तो हम लोग को मैथ्स का स्किल होना चाहिए, ये पीएचडी करेंगे तो फिर हम लोग के पास टीचिंग का स्किल होना चाहिए। तो यही होता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर आते हैं हम लोग अचीवमेंट टेस्ट पे। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट में देखा जाता है कि हम लोग ने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें कितना हम लोग अच्छे तरीके से मतलब उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ टेस्ट। सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ टेस्ट होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। फिर आते हैं हम लोग प्रोफिशिएंसी टेस्ट पे। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? हम लोग जब किसी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से जान लेते हैं, तब उसको उसमें हम लोग कितने प्रोफिशिएंट है वो देखने के लिए एग्जाम लिया जाता है। ऑन द एक्सपर्ट बेसिस कितने हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मान लीजिए जो आईआईटी में बैठे हुए हैं, उनसे जॉब इंटरव्यू से पहले उनसे सबसे इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये तो पता ही है कि उनको इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस पता है, पर उनमें से भी सबसे अच्छा तरीके से किसको पता है? वही है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये एक फील्ड में जिसमें हम लोग को पता है कि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से नॉलेज है, उसमें उसे कितने अच्छे तरीके से नॉलेज है, इस चीज को देखने के लिए लिया जाता है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स में दो तरीके होते हैं, पहला है डायरेक्ट और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है? मान लीजिए डायरेक्ट बहुत ही इजी है। डायरेक्ट मान लीजिए मुझे 100 मिला है या फिर मुझे 90 मार्क्स मिला है, 80 मार्क्स मिला है। तो जो डायरेक्टली हम लोग को मार्क्स देते हैं उसे कहा जाता है डायरेक्ट इवैल्यूएशन। और इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन में ग्रेड दिया जाता है। मान लीजिए ए या फिर बी सी डी ऐसे ग्रेड दिया जाता है। इन ग्रेड में एक मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए ए मिला है तो 90%, बी मिला है तो आपका 80%, वैसे 70 60 ऐसे करके मार्क्स एक दे दिया जाता है ग्रेड को। तो ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें मार्क्स डायरेक्टली ना दे के आपके एक ग्रेड दे देता है। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया 90 टू 81। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि 90 टू 81 जितने जन को मिला है सबको ए ग्रेड मिलेगा। ये पर्टिकुलर मार्क्स को लेके बात नहीं करता है। ये है आपका इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन। फिर आखिर में हम लोग पढ़ेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक जो ओवरऑल नॉलेज है वो तो मैंने पहले ही दे दिया था कि स्टूडेंट्स जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है इसमें देखते कौन कौन से सब्जेक्ट है। पहला है आपका कोर कोर्स, फिर है आपका इलेक्टिव, फिर है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, फिर आता है आपका प्रोजेक्ट, जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। तो ये मिला के आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए जिनके नाम आपको याद रखते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में यही आपको पूछे जाते हैं कि सीबीसीएस के जो मेथड होते हैं, मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो मेथड होता है उसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इसको याद रखने का एक इजी तरीका देखते हैं। पहले तो ऊपर लिख लेंगे CBCS, ठीक है। अब इसको 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग कोर, कोर सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे इलेक्टिव, एक सेकेंड और एक बार देख लेता हूँ।
देखिए यहाँ पर आ गया आपका CBCS। पहले आता है आपका कोर, फिर आपका आता है इलेक्टिव, और आखिर में आता है आपका स्किल रिलेटेड। स्किल तो स्किल रिलेटेड जो थ्योरी है, सब्जेक्ट है, कोर्स है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट। इसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्ट। इलेक्टिव कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके साथ करेंगे जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स। और कोड को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हो गए। तो पहले जो CBCS मेथड है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसको हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। हमारा कोर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, और जो स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक सब्जेक्ट चूज करता है। अब स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो सब्जेक्ट चूज करते हैं, स्किल को इम्प्रूव कैसे करेंगे और भी ज़्यादा, जब हम लोग उसके बारे में एक प्रोजेक्ट करेंगे। और इलेक्टिव कोर्स के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जेनेरिक मतलब क्या होता है, जनरल। तो आप याद रखिए, इलेक्टिव कोर्स के साथ क्या होता है, जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोर सब्जेक्ट मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। वो उसका इलेक्टिव कोर्स जब सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा आपका स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। इन्हीं चीजों को एक बार अच्छे तरीके से देखेंगे। कोर कोर्स का मतलब क्या हो गया, आप जो मेन सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई करोगे। मान लो आप मैथमेटिक्स में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका कोर कोर्स हो जाएगा मैथमेटिक्स। फिर मान लीजिए आपको एक इलेक्टिव कोर्स सिलेक्ट करना है। इलेक्टिव कोर्स आप सब्जेक्ट में से या फिर उसके स्ट्रीम के बाहर भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपके स्ट्रीम के बाहर आपने कुछ सिलेक्ट किया, जिसमें आपने सिलेक्ट किया हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो ये हो गया आपका इलेक्टिव कोर्स। फिर आता है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। मतलब जो आपने डिसिप्लिन लिया है, यहाँ पर मैथ्स का सब्जेक्ट लिया कोर कोर्स में, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, उसी से रिगार्डिंग होगा आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपने ज्योमेट्री लिया, ज्योमेट्री के बारे में सब्जेक्ट लिया है, और वो हो गया आपका स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। फिर आते हैं हम लोग इलेक्टिव कोर्स में जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स। मतलब हिस्ट्री में आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हो, इसलिए आपने कोर्स लिया है आपका एंथ्रो एबिलिटी एनहांसमेंट। कोर्स में क्या किया है, आपने एबिलिटी को एनहांस करने के लिए एक कोर्स लिया है, जो कि है ड्रामा का कोर्स। ड्रामा, या फिर आप कह सकते हैं थिएटर का एक कोर्स लिया, ड्रामा या फिर थिएटर का। और उसके साथ आपने एक प्रोजेक्ट ऐड किया है कि आप किस चीज के बारे में बात करोगे, तो फिर इंडियन थिएटर्स, ताकि आपको ये थिएटर के बारे में और भी ज्यादा पता चल सके। तो ये हो गए आपके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसी के साथ आपका यूनिट 1 खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 2। तो कल के वीडियो के लिए स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे। और चैनल अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।